हे गाइज, स्वागत है आपका गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास तक मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको शॉर्टकी डिफेक्ट्स, फ्रैंकेल डिफेक्ट्स, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष, ये 4 दोष मैंने आपको बताए थे। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स या नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष, जिसको हम असमीकरणितीय दोष भी कहते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है आपका नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। देखो गाइस, हमने जब लास्ट क्लास ली थी तो वहां पे मैंने आपको कहा था कि स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में जो धनायन और ऋणायन होते हैं ना, उनका रेशियो चेंज नहीं होता है। धनायनों और ऋणायनों के अनुपात में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है, वो रेशियो बना रहता है, जैसा है वैसा का वैसा ही। ठीक है, चाहे आयंस जो है कितने भी बाहर निकल रहे हो, क्योंकि वहां पर एक चीज हो रही थी, जितने धनायन बाहर निकल रहे थे उतने ऋणायन बाहर निकल रहे थे। या तो कोई इंटरस्टिशियल पोजीशन पे अंतराकाश में आ जा रहा था कोई धनायन, तो वो फ्रैंकेल डिफेक्ट था, लेकिन रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा था। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में क्या होता है, धनायनों और ऋणायनों का अनुपात ना चेंज हो जाता है, धनायनों और ऋणायनों का अनुपात चेंज हो जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे धनायनों और ऋणायनों का अनुपात जो होगा, जो रेशियो होगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब चेंज होने का मतलब कितना चेंज होगा डजेंट मैटर। हो सकता है जैसे ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव हो, इसका 99% रह जाए, इसका 100% रह जाए, ऐसा भी हो सकता है। 99 ही क्यों, 98% भी हो सकता है, 96% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या ऐसा हो ये 100% रह जाए और ये 99%, 96%, 94%, 80%, कुछ भी। तो रेशियो जो है 1:1 नहीं होगा, मतलब अनुपात में क्या आएगा, परिवर्तन आ जाएगा, दोनों का अनुपात सेम नहीं रहेगा। धनायनों ऋणायनों के अनुपात में अगर क्या हो रहा है, चेंजिंग आ रहा है, तो ऐसे डिफेक्ट्स को हम वहां पे क्या कहेंगे, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहेंगे। समझ में आ रही बात। तो वहां अनुपात समान था, यहाँ पे अनुपात समान नहीं रहेगा, पहली बात। अब जब नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक चीज देखो, मैंने क्या कहा, धनायनों और ऋणायनों का अनुपात सेम नहीं रहेगा। तो दो ही तो कंडीशन बन सकती है, सेम क्यों नहीं होगा, या तो इसमें कमी आ जाएगी या तो इसमें कमी आ जाएगी, है कि नहीं है। इसको एक और वे में लिख सकते हैं, या तो इसमें वृद्धि हो जाएगी या तो इसमें वृद्धि हो जाएगी, यही तो हो सकता है भाई। दो ही रीजन की वजह से तो रेशियो सेम नहीं होगा, या तो धनायन कम हो जाएंगे या तो धनायन ज्यादा हो जाएंगे, बस बात खत्म है। या उल्टा भी ले सकते हैं, या ऋणायन कम हो जाएंगे या ऋणायन ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो डिफेक्ट्स है ना, ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव आयन ही निकल के आते हैं। ठीक है, या तो पॉजिटिव आयन की कमी होने के कारण दोष आते हैं, या तो पॉजिटिव आयन की वृद्धि होने के कारण ये डिफेक्ट्स आते हैं यहां पर। तो जो पॉजिटिव आयन होता है ना, यहाँ पर जो ये पॉजिटिव आयन होता है, ये क्या होता है, जनरली मेटल आयन होता है। आप अच्छे से जानते हो मेटल क्या होता है। मेटल ऐसे तत्व होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता पाई जाती है, और जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं ना, उसके बाद इन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो मैं कह सकता हूं मेटल मतलब हिंदी में क्या कहेंगे इसको, धातु। तो या तो धातु की कमी के कारण दोष आएंगे, या तो धातु की वृद्धि के कारण दोष आएंगे। इसीलिए नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को दो टाइप से डिवाइड किया गया है, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यून दोष। धातु आधिक्य दोष क्यों आया, क्योंकि वहां पर धनायनों की वृद्धि हुई है। तो जो धातु आधिक्य दोष होता है उसको हम धनायन आधिक्य दोष भी कहते हैं, क्योंकि वहां पे धनायनों की वृद्धि हो जाती है। मैंने कहा ना भाई, रेशियो चेंज हो रहा है। रेशियो चेंज होने का मतलब क्या, या तो ये बढ़ रहा है या तो ये घट रहा है। उल्टा भी ले सकते हैं, ये बढ़ रहा है या ये घट रहा है, तो एक ही तो बात है। तो हम इसको पकड़ के चलते हैं यहाँ पे इस डिफेक्ट्स में, कि अगर धनायनों की वृद्धि हो रही है, और धनायन कौन होता है यहाँ पे, मेटल होता है, इसीलिए इसको हम धनायनों की वृद्धि या धातुओं की वृद्धि कह देते हैं। तो धातुओं की वृद्धि के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं उनको हम धातु आधिक्य दोष कहते हैं, क्योंकि अगर धातु बढ़ गए तो धातु की अधिकता हो गई, इसीलिए धातु आधिक्य दोष कहते हैं। और अगर धातु घट गए यानी धनायन में कमी आई है, तो इसको हम धनायन न्यून दोष या धातु न्यून दोष भी कहते हैं। ठीक है,
तो दो टाइप से नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को डिवाइड किया गया, वर्गीकृत किया गया। पहला है धातु आधिक्य दोष, या उसको हम कह सकते हैं धनायन आधिक्य दोष, और दूसरा होता है धातु न्यून दोष, या जिसको हम कह सकते हैं धनायन न्यून दोष। ठीक है, तो हमने इसको दो प्रकार से क्या किया है, क्लासिफाई किया है, ये मान के चलो। तो जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक आता है आपका धातु आधिक्य दोष, और दूसरा होता है धातु न्यून दोष। अभी धातु आधिक्य दोष और धातु न्यून दोष, धातु आधिक्य मतलब जहां पे धातुओं की अधिकता हो जाएगी। अब धातुओं की अधिकता दो कारणों से हो सकती है। कैसे हो सकती है सोचो, धातुओं की अधिकता या धनायनों की अधिकता ना एक ही बात है। अब धातुओं की अधिकता कैसे हो सकती है, सपोज टू बी कोई क्रिस्टल लेटिक्स था जिसमें रेशियो सेम रहा होगा, धनायन और ऋणायनों का रेशियो सेम रहा होगा। अब हुआ क्या कि हमें धनायनों की वृद्धि करनी, तो धनायनों की वृद्धि में ऐसा हो सकता है कि एक ऋणायन अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल गया। सोचो, अगर ऋणायन अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल गया तो रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। धनायनों की वृद्धि हो जाएगी और ऋणायनों की कमी हो जाएगी, क्योंकि ऋणायन ने अपना स्थान छोड़ा। तो एक ऐसा हो सकता है कि ऋणायन अगर स्थान छोड़ दे, ऋणायन अपना स्थान छोड़ दे, उसकी वजह से आपके धातु की अधिकता हो सकती है या धनायनों की अधिकता हो सकती है। या ऐसा हो सकता है इंटरस्टिशियल पोजीशन पे कहीं से एक एक्स्ट्रा धनायन आ जाए, यानी अंतराकाश में क्या आ जाए, अभी ऋणायन अपना स्थान छोड़ेगा तो धातु आधिक्य दोष होगा, और यह अंतराकाश में एक एक्स्ट्रा धनायन आएगा तो भी तो धातु में क्या हो जाएगा, अधिकता आ जाएगी। तो धातु आधिक्य दोष ऋणायन द्वारा अपना स्थान छोड़ के चले जाने से या अंतराकाश में धनायन के एक अतिरिक्त धनायन के आ जाने से क्या हो सकता है, धातु की अधिकता हो सकती है। उसी को हम धनायन आधिक्य दोष या धातु आधिक्य दोष भी कहते हैं। अब अगर न्यून दोष की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या होगा, यहां पर धनायन अपना स्थान छोड़ देगा या कोई ऋणायन अंतराकाश में आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, जनरली बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऋणायन का आकार बड़ा होता है और इंटरस्टिशियल पोजीशन जो होती है, अंतराकाश जो होता है वो बहुत छोटा होता है। तो ऋणायन का वहां पर स्थान ग्रहण करना इम्पॉसिबल होता है लगभग। तो यहाँ का धातु न्यून दोष का जो सेकंड वाला रीजन है जिसमें ऋणायन अंतराकाश में आएगा, वो तो बहुत कम देखा गया है। देखा ही नहीं गया लगभग, तो इसीलिए उसको ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन धातु न्यून दोष का जो पहला वाला रीजन है वो क्या है, वैलिड है, जहां पर क्या हो सकता है, धनायन अपना स्थान छोड़ करके कहाँ चले जाए, बाहर निकल जाए। ठीक है, जैसे यहाँ ऋणायन अपना स्थान छोड़ रहा है वहां धनायन अपना स्थान छोड़ेगा। जैसे यहाँ अंतराकाश में धनायन आ रहा है वैसे यहाँ ऋणायन आएगा अंतराकाश में, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन क्या ऋणायन अंतराकाश में आ सकता है, बहुत कम चांसेस है, इम्पॉसिबल जैसा फील होता है कि नहीं है। तो वो वाला फोर्थ वाला पोर्शन तो आप मिस ही कर दो, क्योंकि वो तो बहुत कम चांसेस है कि पूछा जाता है। इन तीनों में से कोई एक चीज आपसे पूछ सकता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले धातु आधिक्य दोष की। अब ये धातु आधिक्य दोष क्या होता है समझ गए होंगे। ऐसे दोष जो धातुओं की अधिकता के कारण उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं, धातु आधिक्य दोष कहलाते हैं। और धातुओं की अधिकता कैसे आ सकती है, या तो कोई ऋणायन अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाए या कोई अंतराकाश में एक्स्ट्रा धनायन आ जाए। ठीक है, दो टाइप से आ सकता है। तो सबसे पहले हम इस पे फोकस करने वाले हैं कि क्या होगा अगर कोई ऋणायन अपना स्थान छोड़ दे और क्रिस्टल से बाहर निकल जाए, तो ऐसे डिफेक्ट्स में क्या क्या चेंजिंग आएंगे क्रिस्टल लेटिक्स में, वो हमें यहाँ पर क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका धातु आधिक्य दोष। और धातु आधिक्य दोष में कौन सा है, जब ऋणायन अपना स्थान छोड़ करके कहां चले जाता है, बाहर चले जाता है। ऋणायन द्वारा अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाने के कारण, ऋणायन द्वारा अपना स्थान छोड़कर बाहर निकलने से, ठीक है, यहाँ पे होगा कि ऋणायन अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाएगा। कैसे, सपोज टू भी हमारे पास कोई सेम वही कल जैसा सिस्टम बना रहा हूं,
ये हमारे पास कोई क्रिस्टल लैटिक्स है, अभी यहां पर क्या है, ये सेम ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, यहाँ बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ये आ गया बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ये कोई क्रिस्टल सिस्टम है। मैंने क्या कहा, यहां से कोई ऋणायन अपना स्थान छोड़ करके बाहर निकल जाए, कोई सा भी निकाल दो आप, सपोज करो ये वाला बी नेगेटिव बाहर निकल गया, रिमूव हो गया, यहां से बी नेगेटिव क्या हो चुका है, बाहर निकल गया क्रिस्टल में से। ठीक है, जैसे ये बी नेगेटिव क्रिस्टल में से बाहर निकल जाएगा, वैसे यहां पर क्या होगा, देखो ये कुछ क्रिस्टल ऐसा बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, यहां से बी नेगेटिव गया, यहां बचा ए पॉजिटिव, यहां आ जाएगा ए पॉजिटिव, यहां आ जाएगा बी नेगेटिव, यहां आएगा ए पॉजिटिव, यहां आएगा बी नेगेटिव। तो जब ऋणायन अपना स्थान छोड़ करके बाहर निकल जाएगा तो आपको अच्छे से पता है यहाँ पर ऋणायनों की कमी हो जाएगी और कंपेयर टू ऋणायन यहाँ धनायन ज्यादा हो जाएंगे। समझ में आ रही बात कैसे, देखो काउंट कर लो ना, यहाँ पे जो ए पॉजिटिव आयन है उनके नंबर है 6 और जो बी नेगेटिव आयन है उनके नंबर भी है 6। अभी तो 1:1 था, लेकिन यहाँ देखो ए पॉजिटिव आयन जो है वो कितने बच गए हैं, 6 बचे हैं, लेकिन बी नेगेटिव आयन कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं। यानी कि इसकी कमी हुई है और इसकी क्या हुई है, वृद्धि हुई है, यानी कि इसकी अधिकता हुई है। और धनायन की अधिकता का मतलब है धातु की अधिकता हुई है, इसलिए इसको हम धातु आधिक्य दोष के अंतर्गत ही रखते हैं। ठीक है, तो यहां से तो कंफर्म हो गया है कि धातु की अधिकता हुई है, इसलिए इसको धनायन आधिक्य दोष या धातु आधिक्य दोष कहते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, क्या विद्युत उदासीनता बनी रहेगी? तो देखने से तो आपको लग रहा होगा कि पॉजिटिव 6 है और नेगेटिव 5 है, तो विद्युत उदासीनता बनी हुई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, विद्युत उदासीनता बनी रहती है, क्योंकि जहां से ऋणायन निकल के बाहर जाता है ना, वहां पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ध्यान रखना है आपको। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज 6 ही है और नेगेटिव चार्ज 5 ये और एक ये इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होने की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो बनी रहती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल है अभी भी, क्यों? क्योंकि जहां से ऋणायन गया वहां पर क्या आ जाता है, यहां पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब जब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है तो इस क्रिस्टल सिस्टम में क्या क्या चेंजिंग होते हैं वो हमें पढ़ना है। तो ऋणायन द्वारा अपना स्थान छोड़कर बाहर निकलने से जो दोष उत्पन्न होते हैं उसको हम धातु आधिक्य दोष कहते हैं, मैंने बता दिया। क्योंकि जब यहां से एक ऋणायन बाहर निकलेगा उस समय ऋणायन की कमी होगी और धनायन में अधिकता आ जाएगी, जिसके कारण इसको धनायन आधिक्य दोष कहते हैं। लेकिन विद्युत उदासीनता फिर भी बनी रहेगी, क्योंकि जहां से ऋणायन गया है वहां पर क्या आ जाता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ये आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। अब जब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, और जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन सिस्टम में रहेगा तो वो क्या क्या करता है ये आप अच्छे से जानते हो। एक फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर सिस्टम में मौजूद है तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टर हो जाएगा। हम कह सकते हैं इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां पर कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल सिस्टम जो होगी वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज। ऊपर की ओर साइन कर रहा हूं ना, इंक्रीजेज, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो विद्युत का चालन करना स्टार्ट कर देंगे। तो पहले तो विद्युत का चालन नहीं कर रहे थे, लेकिन इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से विद्युत का चालन करना शुरू कर देंगे। दूसरा, पैरामैग्नेटिक नेचर आ जाएगा। पहले तो ये डायामैग्नेटिक था, अब पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है जिसको हम कहते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस नेचर के होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि नहीं कहा? जब आप एमओटी पढ़ते हो 11th क्लास में तो वहां पे आपको डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक नेचर पता है ना। डायामैग्नेटिक कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, और पैरामैग्नेटिक नेचर कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, अनपेयर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण कौन सा नेचर आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर आ जाएगा। थर्ड वन,
इस इलेक्ट्रॉन की, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है जब एनर्जी को एक्सेप्ट करता है, तो आपने पढ़ा होगा एक होती है ग्राउंड स्टेट और एक होती है एक्साइटेड स्टेट, में बता चुका हूं। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ये अपनी हायर स्टेट में चले जाता है, और जब ये अपनी हायर स्टेट में जाएगा यहां जाकर के, तो कुछ क्षण बाद ये अपनी एनर्जी को एमिट करते हुए लोअर स्टेट में आ जाता है। और जो ये एमिटेड एनर्जी होती है ये हमें कलर के रूप में प्राप्त होती है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां पर जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। तो अगर मैं कहूं इस ऋणायन द्वारा अपना स्थान छोड़कर बाहर निकलने से जो दोष उत्पन्न होते हैं, उस दोष के कारण क्रिस्टल सिस्टम में क्या क्या इफेक्ट आते हैं, तो आप कहोगे चालकता बढ़ जाती है, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाता है, और साथ साथ कलर्ड हो जाता है, रंग प्रदान करता है। तो जिस सेंटर से, जिस केंद्र से ऋणायन बाहर निकला और जिस केंद्र में इलेक्ट्रॉन आया, उस केंद्र को हम रंग केंद्र कहते हैं। कौन सा केंद्र कहते हैं, रंग केंद्र कहते हैं। और इसी को हम एफ केंद्र भी कहते हैं, क्योंकि जर्मन वर्ड में रंग को हम फॉर्वेनजाइंटर कहते हैं, इसीलिए फॉर्वेनजाइंटर से एफ निकल के आया है, और इस एफ का मतलब होता है रंग। तो अगर आपसे कभी पूछे कि एफ सेंटर क्या होता है, क्वेश्चन आता है ऐसा, 2015 या 16 में एक क्वेश्चन आया था कि एफ केंद्र क्या होता है, तो आपको परिभाषा लिखनी थी, एफ केंद्र ऐसा केंद्र है जहां पर ऋणायन द्वारा अपना स्थान छोड़ दिया जाता है और उस स्थान पर क्या आ जाता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सिस्टम को क्या प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है। ऐसे केंद्र को हम क्या कहते हैं, रंग केंद्र या एफ केंद्र कहते हैं। ध्यान रखना इस बात को। एफ केंद्र क्या है, ऋणायन अपना स्थान छोड़कर चले जाता है और उस स्थान पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है जो सिस्टम को क्या करता है, रंग प्रदान करता है, इसीलिए इसको हमने एफ केंद्र कहा है। जर्मन वर्ड फॉर्वेनजाइंटर जो होता है उसके हिसाब से एफ, फॉर्वेनजाइंटर का एफ लिया गया, उसका मतलब रंग होता है, इसलिए एफ केंद्र भी इसको नाम दिया गया, एफ सेंटर भी इसको नाम दिया गया। ठीक है, तो ये तो रहा आपका ऋणायन द्वारा अपना स्थान छोड़कर बाहर निकलने से जो धातु आदि के दोष आता है वो कैसे आता है। अब इसको मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं आपको। यहां तक तो मैंने केवल एक थ्योरेटिकल पोर्शन आपको बताया, प्रैक्टिकली अगर मैं इसको समझाऊं तो कोई एक एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूं और उस एग्जाम्पल में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है सर ये बी नेगेटिव गया क्यों, और ये बी नेगेटिव जब गया तो ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से, है कि नहीं है, होता है ना डाउट। ये तो बोलने वाली बात है कि बी नेगेटिव यानी कि कोई ऋणायन है अपना स्थान छोड़कर चले गया और उसके स्थान पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, ये आया कहां से, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां से आया, और ये ऋणायन कहां गया। भाई मार्केट तो गया नहीं होगा घूमने, कि मन किया और घूमने निकल लिए, चलो भाई घूमने चलते हैं, आज शाम को बाजार जाना था, ऐसा तो नहीं है, कोई ना कोई रिएक्शन तो हुई होगी ना। और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कहां से आया, ये अपने आप थोड़ी ना उछल के आ गया होगा, किसी ने न किसी ने तो प्रोवाइड किया होगा ना। तो बस यही मैं आपको समझाने वाला हूं। बाकी तो मैंने कंडीशन बता दी कि वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाएगा और कलर्ड हो जाएगा पूरा का पूरा सिस्टम। ठीक है, आगे मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके कि ये होता कैसे है। चलो होता कैसे है, NaCl का सिस्टम ले लेता हूं मैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है NaCl का सिस्टम। मैंने NaCl का सिस्टम लिया, अब NaCl के सिस्टम में क्या होगा, देखो यहां पे रहेगा आपका एक Na पॉजिटिव, ये रहेगा Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ऐसे L स्मॉल लिखना है। ठीक है, और Na पॉजिटिव, ये आ जाएगा आपका Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव। ठीक है, ये क्रिस्टल सिस्टम है NaCl का। हमने क्या किया, इसको सोडियम की वेपर के साथ, सोडियम की वेपर के साथ हीट किया, मतलब इस क्रिस्टल सिस्टम में हमने गरम गरम सोडियम की वेपर प्रोवाइड करवा दी, यहां से ऐसे करके इसके ऊपर हमने सोडियम की वेपर प्रोवाइड करवाई। अब सोडियम वेपर में क्या होता है, मैंने आपको पहले कहा मेटल का एक नेचर होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपना प्रोड्यूस करता है बड़ी इजीली। तो ये सोडियम क्या होगा, जब इसको हीट दी जाएगी, वेपर में इसको कन्वर्ट किया जाएगा, तो
उसके बाद इसकी आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी और एक आयनाइजेशन एनर्जी पे ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इनकी बहुत लीस्ट होती है, बहुत कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है मेटल है, नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा इसको रिलीज कर देता है। अब क्या होता है, ये जो Na पॉजिटिव बचा कौन सा वाला, सोडियम की वेपर का, ये सोडियम की वेपर का Na पॉजिटिव एक Cl को एब्जॉर्ब करेगा। इसी को निकाला था ना मैंने, तो इसी को निकाल रहा हूं। इसको भी निकाल सकते हो, इसको भी निकाल सकते हो। मैंने इसको इसीलिए निकाला क्योंकि वहां सिस्टम में मैंने इसी को निकाल के दिया था, तो आपको समझने में थोड़ा आसानी हुई। यहां से एक Cl नेगेटिव निकला, NaCl बन गया और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये यहां स्थान ग्रहण कर लेगा। ठीक है, ये स्थान ग्रहण कर लेगा और जैसे स्थान ग्रहण करेगा तो क्या बन जाएगा, ये देखो। समझ में आ रही बात? वेपर का Na पॉजिटिव यहाँ के Cl नेगेटिव को साथ बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा एक्स्ट्रा। तो मैं कह सकता हूं यहाँ सिस्टम कुछ इस प्रकार से बना है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और यहाँ पर आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, ये वाला एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये आता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये आ जाएगा Na पॉजिटिव, ये आ जाएगा आपका Na पॉजिटिव। अब इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से तो कलर आया था। तो अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं कि सोडियम क्लोराइड का कलर कैसा होता है, तो आप अच्छे से जानते हो सोडियम क्लोराइड व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अरे नमक खाते तो हो आप लोग, कैसे कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है ना। लेकिन जब इसमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं, किसकी वजह से, जब हम इसको सोडियम वेपर के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो उस टाइम पे इस पर क्या आ जाते हैं, कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है। उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, पैरामैग्नेटिक नेचर आ जाता है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कलर प्रोड्यूस करता है। तो ये व्हाइट कलर का होता है और ये येलो कलर का होता है, ध्यान रखना आपको। तो कभी कभी क्वेश्चन भी बन जाता है, क्या होता है जब हम सोडियम क्लोराइड को सोडियम की वेपर के साथ गर्म करते हैं, तो आपको लिखना है येलो कलर प्रोड्यूस होता है, या येलो कलर का क्रिस्टल या कंपाउंड हमें क्या होता है, प्राप्त होता है, या NaCl का जो कलर है वो येलो हो जाता है, ये लिखना आपको। ठीक है, पीला रंग प्रदान करता है। ऐसे के ऐसे सेम का सेम हम KCl का सिस्टम बना सकते हैं। किसका सिस्टम बना सकते हैं, KCl का। और जब हम KCl का सिस्टम बनाएंगे तो उसको किसके साथ हीट करेंगे, पोटेशियम की वेपर के साथ। और जब पोटेशियम की वेपर के साथ उसको गर्म करेंगे तो सेम कंडीशन आएगी, लेकिन कलर जो आएगा वो आएगा आपका वायलेट कलर, जिसको हम कहते हैं बैंगनी रंग। तो ये पीला रंग प्रदान करता है, और KCl के क्रिस्टल को अगर हम पोटेशियम की वेपर के साथ हीट करेंगे तो बैंगनी रंग देगा। किसी किसी किताब में लाइलेक कलर भी लिखा होता है, लाइलेक कलर। तो कलर से यहां पर ज्यादा नहीं पूछता है आपको, F सेंटर से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो F सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो आपकी जो किताब है उसमें बैंगनी रंग लिखा हो, तो इसलिए आपको बैंगनी रंग ही लिखना है। ठीक है, कुछ कुछ किताब में लाइलेक कलर भी लिख देता है। लिथियम क्लोराइड को अगर हम लिथियम की वेपर के साथ हीट करें तो कौन सा कलर आता है, तो पिंक कलर आता है, गुलाबी कलर। तो क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड को सोडियम की वेपर के साथ गर्म करते हैं, आप लिखोगे पीला कलर आता है। क्या होता है जब KCl को पोटेशियम की वेपर के साथ गर्म करते हैं, तो आप लिखोगे बैंगनी कलर आता है। क्या होता है जब लिथियम क्लोराइड को लिथियम की वेपर के साथ गर्म करते हैं, तो आप लिखोगे गुलाबी कलर प्रोड्यूस करता है। और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्यों, मैंने पहले कहा, क्योंकि यहाँ पर छह ऋणायन, 6 धनायन है, और यहाँ पर 6 सोडियम आयन है और 5 क्लोराइड आयन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या विद्युत उदासीनता में कोई परिवर्तन है, क्या विद्युत उदासीनता डिसबैलेंस हुई, तो नहीं। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पहले भी था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अब भी है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अभी भी इक्वल है। और जो नेगेटिव चार्ज बढ़ाया है वो किसने बढ़ाया है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ने बढ़ाया। बात खत्म। तो विद्युत उदासीनता में कोई परिवर्तन नहीं आता है किसी भी डिफेक्ट्स के कारण। ठीक है, समझ में आ रही बात। लेकिन बाकी चेंजेस आ जाते हैं जो मैंने अभी बताए। तो पहला वाला डिफेक्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरे वाले डिफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जो आता है एक्स्ट्रा धनायन के अंतराकाश में आ जाने के कारण। एक्स्ट्रा धनायन के अंतराकाश में आ जाने के कारण। ठीक है,
अब देखो कोई एक्स्ट्रा धनायन अगर अंतराकाश में आ जाएगा तो ऑब्वियसली सी बात है धनायनों की वृद्धि हो जाएगी, है कि नहीं है। और जब धनायनों की वृद्धि होगी तो उसी को तो हम क्या कहेंगे, धातु आदि के दोष कहेंगे, है कि नहीं है। जैसे ये रहा आपका एक क्रिस्टल सिस्टम, सेम वही कोई सा भी क्रिस्टल सिस्टम हो सकता है ये, यही सेम लिख दो। यहां पर क्या होगा आपका, सपोज करो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, और ये आ जाएगा आपका ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, सेम है। अब मैंने क्या कहा कि कोई एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन कहीं से आकर के इसके इंटरस्टिशियल पोजीशन पे स्थान ग्रहण कर लेगा। जब कोई एक्स्ट्रा धनायन यहां आएगा, देखो पहले कितने धनायन थे, वही सेम, ए पॉजिटिव कितने हैं 6 और बी नेगेटिव कितने हैं 6। अब ये मत सोचना कि ये सर 6 ही होते हैं, मैं तो बस सिस्टम बना के दे रहा हूं ना, तो पैकिंग में तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने भी हो सकते हैं। ये बस एक किस्म से मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो पहले तो 6 थे, अभी एक एक्स्ट्रा ए पॉजिटिव आयन आएगा तो क्या होगा, ये रहा आपका ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ठीक है। और इसके इंटरस्टिशियल पोजीशन पे क्या आ चुका है, एक ए पॉजिटिव आ चुका है। तो अब नंबर ऑफ ए पॉजिटिव आयन कितने हैं, ए पॉजिटिव आयन है आपके 7 और नंबर ऑफ बी नेगेटिव आयन कितने हैं 6। तो हम कहेंगे क्या धनायन ऋणायन का रेशियो सेम है, नहीं है, रेशियो सेम नहीं मतलब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं। क्या विद्युत उदासीनता बनी रहेगी, बिल्कुल बनी रहेगी, क्योंकि जब यहाँ पर पॉजिटिव आयन आएगा तो उसको न्यूट्रल करने के लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आएगा, और जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये सिस्टम उदासीन तो हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या क्या चेंजेस जाएंगे, वही फ्री इलेक्ट्रॉन आने के कारण कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, पैरामैग्नेटिक नेचर आ जाएगा, और साथ साथ एक और चीज होगी, सिस्टम में कलर प्रोड्यूस होगा। मतलब जो ऋणायन द्वारा अपना स्थान छोड़ करके जो इफेक्ट आ रहे थे, अतिरिक्त धनायन के आने से भी वही इफेक्ट आएंगे। इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण, इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टिविटी यहां भी इंक्रीज करेगी, पैरामैग्नेटिक नेचर यहां भी आएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर यहां भी आएगा, और कलर यहां भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो सेम टू सेम ये सिस्टम यहां भी बनने वाला है। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां से आए, ये इसी धनायन का है भाई। जब किसी मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किए और जब वो मेटल वहां आएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन साथ में आएगा, समझ रहे हो। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं ZnO, जिंक ऑक्साइड का एग्जांपल ले लो। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो ऐसे सिस्टम बना सकते हो, ये Zn2 पॉजिटिव यहाँ आएगा, यहाँ O2 नेगेटिव आएगा, O पे 2 नेगेटिव, लेकिन अभी Zn किस में टूटेगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस किस में टूटेगा, O2 नेगेटिव में। तो यहाँ Zn2 पॉजिटिव, यहाँ O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, ऐसे ऐसे करके, और एक Zn2 पॉजिटिव यहाँ अंतराकाश में आ जाएगा, और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ आ जाएंगे, जो इस ऑक्सीजन के द्वारा रिलीज किए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कंडक्टर भी होगा, अच्छा गुड कंडक्टिविटी आएगी, साथ साथ में कलर प्रोड्यूस करेगा, और साथ साथ में इसका कौन सा नेचर हो जाएगा, आपका पैरामैग्नेटिक नेचर आ जाएगा। तो देखो अतिरिक्त धनायन के अंतराकाश में आने से या ऋणायन का अपना स्थान छोड़ जाने से धातु में अधिकता आती है, धातु में अधिकता आने के कारण उस दोष को हम धातु आदि के दोष कहते हैं, लेकिन विद्युत उदासीनता में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और जो इसके नोट्स है मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको, मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट डिफेक्ट्स क्या है, देखो नेक्स्ट डिफेक्ट्स में मैं ऋणायन द्वारा अतिरिक्त ऋणायन द्वारा अंतराकाश में स्थान ग्रहण करने को आज नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वैसे इतना है नहीं मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं पढ़ाने वाला हूं जब कोई धनायन अपना स्थान छोड़ करके बाहर निकलता है, उसको मैं आज पढ़ाऊंगा, और उसमें एक न्यूमेरिकल आता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो न्यूमेरिकल मैं आपको दूंगा, और उस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है। अगर नहीं आएगा तो मैं कल उसको बता दूंगा, ठीक है। आप करोगे भी सॉल्व तब भी बताऊंगा, नहीं भी करोगे तब भी अर्ली मॉर्निंग में कल आकर के बताऊंगा उसको, लेकिन एक बार आप अपनी तरफ से उसको सॉल्व करने की कोशिश करना जरूर,
ठीक है। तो नॉन स्टैक्योमेट्रिक में अब हमें पढ़ना है धातु न्यून दोष। धातु न्यून दोष मतलब जिसमें धातुओं की कमी हो जाएगी या धनायनों की कमी होगी। धनायनों की कमी कैसे होगी? या तो कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर के बाहर निकल जाएगा, या कोई अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाश में आ जाएगा। तो अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाश में आता है वो तो बहुत कम देखा गया, मतलब देखा ही नहीं गया, लगभग ये मान के चलो बहुत कम देखा जाता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है क्या? धनायन द्वारा अपना स्थान छोड़ने से, धनायन द्वारा अपना स्थान छोड़कर निकलने से, इतना ही लिख देता हूं, ठीक है, आप समझ गए ना। धनायन अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाएगा, तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, नोट्स में पूरा लिखा हुआ, आप वहां से लिख सकते हो। अब क्या होगा, एक सिस्टम बना देता हूं मैं। पहले तो इसके बारे में सुनो, उसके बाद मैं उदाहरण से आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, ये रहा आपका A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव और A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव और B नेगेटिव। अब यहाँ पे इसने क्या कहा है, एक धनायन जो है वो अपना स्थान छोड़ करके बाहर निकल जाएगा। सपोज टू बी ये वाला धनायन अपना स्थान छोड़ करके निकल गया, यानी कि धनायन की क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। पहले A पॉजिटिव कितने थे, 6, B नेगेटिव कितने थे, 6। अब एक A पॉजिटिव रिलीज हो गया, तो ये आपका बन जाएगा क्रिस्टल सिस्टम, कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहां पर आ जाएगा आपका A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, B नेगेटिव, यहां से A पॉजिटिव गया है, यहां B नेगेटिव A पॉजिटिव, ठीक है। A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव। अब यहां से जो A पॉजिटिव निकला है, उस A पॉजिटिव निकलने की वजह से यहां पर A पॉजिटिव के नंबर 5 रह गए और B नेगेटिव के नंबर 6 हो गए। तो यहां पर धनायनों की संख्या में कमी आई है, मतलब धातुओं की कमी आई है, इसलिए इसको धातु न्यून दोष या धनायन न्यून दोष कहते हैं। क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है अभी भी ये सिस्टम? क्या विद्युत उदासीनता बनी हुई है? तो आप देख रहे होंगे सर नहीं बनी हुई, लेकिन बनी हुई होती है। क्यों? क्योंकि जब एक धनायन यहां से निकलता है तो उस धनायन के निकलने के बाद उसके पास वाले धनायन पर एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि जहां पर A पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज था, वहां पर A पर कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल है, आयन भले ही कम ज्यादा है लेकिन चार्ज तो इक्वल है ना, इसलिए ये अभी भी विद्युत उदासीन बना हुआ है। ठीक है, क्या इसकी चालकता बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि वॉइड्स आ चुकी है बेटा, वैकेंसी आ चुकी है, और वैकेंसी आई तो मैंने कल भी कहा है आयनों का मूवमेंट पाया जाएगा, कंडक्टिविटी यहां भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, चालकता तो यहां भी इंक्रीज करेगी। अब बात करते हैं उदाहरण की, कि इसका उदाहरण बताइए। देखो, पास वाले में पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना मतलब इसमें ऐसा धनायन होना जरूरी है जो क्या कर सकता हो, जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करने की क्षमता रखता हो। और अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करने की क्षमता सबसे बेटर जिनमें पाई जाती है वो कौन होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। पढ़ाऊंगा आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करने की क्षमता पाई जाती है। जैसे मैं बताता हूं, आयरन, आयरन देखो Fe2 पॉजिटिव में भी रह सकता है और साथ साथ किस में रह सकता है, Fe3 पॉजिटिव में भी रह सकता है। निकेल Ni2 पॉजिटिव में भी रह सकता है, Ni3 पॉजिटिव में भी रह सकता है कि नहीं है? समझ में आ रही बात? तो यहां पर आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या देखना है, जैसे मैग्नीज, तो देखो मैग्नीज कहां तक जा सकता है, मैग्नीज जो है +2 से कहां जा सकता है, +7 तक जा सकता है। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जिन एलिमेंट्स में पाए जाती हैं, जिन मेटल्स में पाई जाती हैं, उन मेटल्स को हम यहां पे लेते हैं। ध्यान रखना है, बगल वाले में ऐसे ही नहीं ऐड हो जाता है। आप पता चले आप NaCl का सिस्टम ले रहे हो और Cl को बाहर निकालकर Na पर 2 पॉजिटिव लगा दिया, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि
Na का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 ही है, समझ में आ रही बात। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करते हैं वो यहाँ के एग्जाम्पल बन जाएंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूं, फेरस ऑक्साइड FeO इसका उदाहरण बन सकता है। अब अगर मैं FeO को इसका एग्जाम्पल बना के दिखाऊं तो आप ये देख सकते हो, चलो इसको मिटा देता हूं, बना देता हूं, ठीक है। ये सिस्टम बनेगा आपका में फेरस ऑक्साइड है, तो फेरस ऑक्साइड का मतलब यहां पर होगा आपका Fe2 पॉजिटिव और ये हो जाएगा आपका O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका O2 नेगेटिव Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, यही है। अब मैंने क्या कहा है, यहां से सपोज करो एक Fe2 पॉजिटिव रिलीज हो गया। अब जैसे यहां से एक Fe2 पॉजिटिव रिलीज होगा तो इस पर Fe3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर Fe3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप सोच रहे हो सर एक Fe2 गया है तो 2 पे Fe3 क्यों आया? क्योंकि भाई 2 पॉजिटिव की कमी हुई ना, और 2 पॉजिटिव की कमी को पूरा करने के लिए एक पॉजिटिव यहां चढ़ जाएगा और एक पॉजिटिव यहां आ जाएगा। तो एक Fe2 पॉजिटिव निकलने के कारण यहां पर एक Fe2 पॉजिटिव निकलने के कारण यहां पर 2 Fe3 पॉजिटिव हमें प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि मैं कहूंगा यहां पर आ जाएगा आपका Fe3 पॉजिटिव, यहां आ जाएगा O2 नेगेटिव, यहां आ जाएगा Fe3 पॉजिटिव, यहां आ जाएगा O2 नेगेटिव, यहां आ जाएगा O2 नेगेटिव, यहां से तो गायब हो चुका है, ये आ गया O2 नेगेटिव Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, ये दिख रहा है आपको। तो यहां पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होना जरूरी है, ठीक है। तो इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, या आप निकल ले सकते हो, मैग्नीज ले सकते हो, कोई भी यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव आया। तो एक Fe2 पॉजिटिव निकालने के कारण कितने Fe3 पॉजिटिव हमें प्राप्त होते हैं? 2 Fe2 पॉजिटिव हमें प्राप्त होते हैं। और ये डिफेक्ट्स आ चुका है, इस डिफेक्ट्स के कारण कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन विद्युत उदासीनता अब भी बनी हुई है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, है कि नहीं है? ठीक है, आयनों में कमी आई है, इसीलिए इसको हमने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहा है, क्योंकि धनायन कम हो चुके हैं, ऋणायन ज्यादा है, लेकिन चार्ज अभी भी इक्वल है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि जैसे आपसे पूछ लेगा कि विश्लेषण द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि जो फेरस ऑक्साइड है उसमें सूत्र जो होता है फेरस ऑक्साइड का वो Fe 0.96 और O जो होता है वो आपका कितना होता है 1.00 होता है। ये फॉर्मूला आया फेरस ऑक्साइड का, यानी कि जो यहाँ पर Fe है वो 0.96 है और जो ऑक्सीजन है वो 1.00 है, ठीक है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि इस सूत्र में कितना अंश Fe2 पॉजिटिव का है और कितना अंश Fe3 पॉजिटिव का है। क्या कहा है? विश्लेषण द्वारा, क्वेश्चन ये मेरा क्वेश्चन सुन लेना, विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ है कि फेरस ऑक्साइड का सूत्र Fe 0.96 और ऑक्सीजन 1.00 है। तो Fe2 पॉजिटिव का अंश कितना होगा इस फॉर्मूले में, Fe3 पॉजिटिव का अंश कितना होगा। इसका मतलब आप समझ गए हो कि जो फेरस ऑक्साइड था उसमें से कुछ Fe2 पॉजिटिव तो रिलीज हुए होंगे और उनके रिलीज होने के बाद कुछ पर क्या चढ़ गया होगा, 3 पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया होगा। यही तो बताया अभी, देखो यहां से एक Fe गया तो 2 Fe पर क्या आ गया, 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यही तो पूछ रहा है कि Fe कम है और ऑक्सीजन तो ज्यादा है। तो इसका मतलब ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है आपका धातु न्यून दोष का, क्योंकि यहाँ पे धनायन की क्या हुई है, कमी हुई है। मतलब 0.6% का मतलब जानते हो ये 96% की बात कर रहा है। इसका मल्टीप्लाई विद 100 करो इसको, है कि नहीं है। और ये 1 का मतलब है कि ऑक्सीजन यहाँ पर 100% है, यानी कि 96% Fe है। तो Fe में कमी हुई है ना, तो कमी हुई है मतलब Fe2 पॉजिटिव निकला होगा, और Fe2 पॉजिटिव निकला होगा तो उसकी वजह से Fe3 पॉजिटिव आए होंगे। तो बस हमें यही बताना है कि इसमें कितने Fe2 पॉजिटिव हैं और कितने Fe3 पॉजिटिव हैं। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, अगर हुआ तो ठीक, नहीं भी हुआ तो भी ठीक, मैं कल वैसे भी बताऊंगा इस क्वेश्चन को आपको, ठीक है। थैंक यू।